आप सभी का इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। आज इस ई व्याख्यान में हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत संतुलन और कीमत के निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में इसका जो सब्सिक्वेंट पार्ट होगा उसके अंतर्गत हम समझेंगे कि किस तरह से उद्योग द्वारा उद्योग की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्में जो उस उद्योग में काम कर रही होती हैं किस प्रकार से दी हुई कीमत पर उत्पादन करते हैं और उनकी लाभ हानि या सामान्य लाभ की स्थिति किस प्रकार की होती है और कैसे तय होता है, इसके बारे में हम विभिन्न वक्रों की सहायता से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बाजार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया था और उसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में बताया था। पूर्ण प्रतियोगिता के साथ साथ जब बाजार के स्वरूप हम का अध्ययन किया था उस समय पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत एकाधिकार होता है, तो उस एकाधिकार के बारे में भी एक चार्ट के माध्यम से एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या फिर अपूर्ण बाजार के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। और उसके बाद में संतुलन की शर्तों को जब हमने देखा तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट होता है संतुलन की शर्त। तो उसके लिए हमें मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है और AR माइनस AC लाभ की गणना करने के लिए सूत्र होता है। तो AC और AR क्या है उसके बारे में यानी कि आगम और लागत दोनों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और इसके बाद हमने ये देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस प्रकार से आगम वक्र होते हैं और आगम वक्र कैसे निर्धारित होते हैं उसके बारे में हमने भलीभांति अध्ययन किया था। अब मैं आगे बढ़ता हूं और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है या कौन सी शर्तें हैं या कौन सी मान्यता हैं जिनके आधार पर हम किसी भी बाजार को पूर्ण प्रतियोगी बाजार कह सकते हैं। तो उसके लिए मुख्य बात ये थी कि ऐसा बाजार या ऐसा उद्योग जिसके अंतर्गत बहुत अधिक फर्में काम कर रही होती है, अर्थात विक्रेताओं की संख्या और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। बेचने वाले फर्मों की संख्या या उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या और विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या दोनों की अधिक होती है। साथ में जो वस्तुएं उत्पादित करती है उस उद्योग में लगी हुई सभी फर्में, उनकी वस्तुएं एक जैसी होती है, एक रूपता पाई जाती है, होमोजीनियस होती है, यानी कि पूर्णतया एक फर्म की वस्तु दूसरी फर्म से प्रतिस्थापित की जा सकती है, पूर्णतया प्रतिस्थापित की जा सकती है। इसलिए इनकी जो आड़ी लोच होती है वो मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, अर्थात एक फर्म यदि अपनी कीमत में वृद्धि करता है तो उसकी पूरी की पूरी मांग दूसरी जगह जाने की संभावना बनी रहती है। अर्थात फर्मों का उद्योग के अंतर्गत अपना अपना अलग हिस्सा बहुत कम होता है, जिसके कारण से यानी प्रत्येक फर्म जो उत्पादन कर रही होती है उस उद्योग में, तो उस उद्योग की कुल पूर्ति में उनका हिस्सा बहुत कम होता है। इस कारण से वो पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकती और न ही कीमत पर उनका नियंत्रण होता है। इसलिए दी हुई कीमत पर फर्मों को उत्पादन करना होता है और अपना उत्पादन मार्केट में बेचना होता है। लेकिन दी हुई कीमत का मतलब क्या हुआ? दी हुई कीमत का मतलब ये हुआ कि उस उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों मिलकर उस उद्योग की वस्तु के लिए कीमत का निर्धारण करते हैं। अर्थात ऐसे प्रतियोगी बाजार में जहां पे अनेक फर्में काम कर रही होती हैं उसमें कुल उद्योग की मांग और कुल उद्योग की पूर्ति जहां पर एक दूसरे के बराबर होती है वही कीमत का निर्धारण होता है और वही कीमत तय होने पर उसी कीमत पर सभी फर्मों को अपना माल तैयार करना होता है और मार्केट में उसी कीमत पर बेचना होता है। फर्में अल्पकाल में हो सकता है लाभ की स्थिति में हो या हानि की स्थिति में हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में सामान्य लाभ की स्थिति में ही रहती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि लाभ अधिक होने पर दूसरी फर्में आकर्षित होगी। चूंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में
फर्मों के आने और जाने पर स्वतंत्रता रहती है इस कारण से। और यदि कोई फर्म हानि की स्थिति में है तो दीर्घकाल में वह छोड़ के जा सकती है, ऐसा माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब एक फर्म जो कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत काम कर रही है या उत्पादन कर रही है या अपना माल बेचना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उसे दी हुई कीमत पर अपना माल तैयार करके बेचना होता है। तो ये कीमत कैसे तय होती है, उसके लिए जो चित्र है आपको ए दिखाई दे रहा है, यह ए चित्र पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत उद्योग की मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण दर्शाया गया है। इस चित्र में एक्स एक्सिस पर उद्योग का संतुलन है, उद्योग की कुल पूर्ति के बारे में दिखाया गया है, और उद्योग की कुल मांग और पूर्ति के बारे में दिखाया गया है, कितनी क्वांटिटी है या कितनी मात्रा में उस उद्योग द्वारा कुल उत्पादन किया जाएगा, कुल वस्तु की मात्रा या पूर्ति की जाएगी। और वाई एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई के कर्वों के साथ में प्राइस यानी कीमत के निर्धारण को दर्शाया गया है। एस एस वक्र सप्लाई वक्र है, जो कि इस उद्योग की सभी फर्मों द्वारा माल तैयार करने का जोड़ है। और डी डी डिमांड कर्व है, जो ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के शेप्स के बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा जो पहला अध्याय था उसी के अंतर्गत हमने संतुलन के अंतर्गत देखा था कि डिमांड कर्व ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि अधिक कीमत पर कम मांग होती है और कम कीमत पर अधिक मांग होती है। ठीक इसी तरह इस कारण से जब कीमत अधिक है, मान लेते कीमत यहाँ पे है, तो ऐसी स्थिति में मांग बस इतनी ही होगी। यदि कीमत गिरती है यहाँ तक है तो यहाँ तक बढ़ जाएगी, कीमत और गिरती है तो यहाँ तक हो जाएगी। इस तरह से जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। और एस एस जो है वो सप्लाई कर्व है, वो बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, जैसे धनात्मक ढाल वाला कहते हैं। अर्थात कीमत के साथ साथ सप्लाई बढ़ाई जाती है, अर्थात कीमत अधिक होती है तो उत्पादक लाभ की प्रेरणा से अपनी पूर्ति अधिक देने के लिए तैयार होता है। इसलिए कम कीमत होती है तो पूर्ति कम, अधिक कीमत पर पूर्ति अधिक, और कीमत बढ़ी और पूर्ति बढ़ी। इस तरह से कीमत बढ़ने के साथ साथ पूर्ति बढ़ती है, इसलिए ये धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है और मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसलिए मांग वक्र ऋणात्मक होता है और पूर्ति वक्र धनात्मक होता है। तो दोनों ही वक्र इस ई बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, समान होते हैं, और यही ई बिंदु उद्योग के लिए संतुलन का बिंदु होगा। यानी कि संपूर्ण उद्योग के लिए संतुलन का बिंदु ई बिंदु है, जहां पर उद्योग की कुल मांग वक्र उद्योग के कुल पूर्ति वक्र को स्पर्श करता है, काटता है, या दोनों यहाँ पर बराबर होते हैं। जहाँ पर दोनों बराबर होते हैं वही संतुलन की स्थिति होती है। जहाँ पर संतुलन होता है उसी बिंदु से जब हम एक रेखा के माध्यम से वाई एक्सिस को मिलाते हैं तो जो बिंदु हमें प्राप्त होगा वाई एक्स पर, वह कीमत का निर्धारण होगा। यह एक सामान्य सी बात है, या फिर ये जितने भी वक्र आगे बनाए जाएंगे फर्म के संतुलन में या एकाधिकार में या एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत, उन सभी में ये होगा कि जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस बिंदु से मांग वक्र तक लाइन खींचनी होती है, या फिर मांग वक्र वहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब संतुलन का बिंदु है, उस बिंदु से यदि हम वाई अक्ष पर मांग वक्र जहाँ पे टच करता है संतुलन के बिंदु की रेखा को, तो उस मांग वक्र के उस बिंदु से यदि हम वाई अक्ष तक एक रेखा से मिलाते हैं और वाई अक्ष पर जो
बिंदु प्राप्त होगा वही कीमत का निर्धारण करता है। अर्थात इस तरह से यहाँ पे संतुलन के बिंदु पर कीमत OP प्राप्त होती है। इसी तरह से इस OP कीमत पर उद्योग में लगी सभी फर्में OQ मात्रा उत्पादित करने के लिए तैयार है। इस तरह से ई बिंदु से ही कीमत का निर्धारण हुआ है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन के बिंदु से कीमत का निर्धारण हुआ, और संतुलन के बिंदु से ही उत्पत्ति की मात्रा का भी निर्धारण हुआ है। एक बार जब उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण हो गया है, ये कुल उद्योग की उत्पत्ति की मात्रा के लिए है, तो एस इस कुल पूर्ति को अनेक फर्में मिलकर माल उत्पादित करती है, तैयार करती है या उसकी पूर्ति करती है। और जो इस ई बिंदु से या मांग और पूर्ति के द्वारा जो कीमत निर्धारित हुई है OP कीमत, इस OP कीमत पर अपनी वस्तुएं सभी फर्में मार्केट में बेचने के लिए तैयार होती है। और इसी तरह से जब एक बार कीमत तय हो जाती है, तो अब हम चलते हैं, ये ए जो चित्र था वो उद्योग के संतुलन से संबंधित था। अब हम आगे चलते हैं और आते हैं उस बिंदु पर जहाँ पर कि फर्म अपने संतुलन की बात करता है। तो फर्म के संतुलन से संबंधित ये बिंदु जो है वो ये चित्र जो है वो B है, और इसमें जो P है, इसी P को सीधा सीधा आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि OP कीमत जो वो है, ये OP कीमत यहाँ पर भी इस तरह से है। अब ये फर्म जो है वो फर्म किस तरह से संतुलन की स्थिति में होगी, उसके लिए हम इसमें अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि फर्म का संतुलन कैसे होता है। फिर इस चित्र की तरफ आऊँ उससे पहले मैं एक आगे आपको बताना चाहूँगा, इधर इस चित्र के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। इस चित्र में देखिए आप, जो कीमत थी OP पहले से निर्धारित है, तो मान लेते हैं उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति द्वारा P यानी प्राइस निर्धारित हो जाती है, जो कि OP के बराबर है, और OP कीमत पर फर्में अपना उत्पादन कर रही है और बेच रही है। तो एक फर्म है जो अपना उत्पादन कर रही है और बेच रही है, तो वो संतुलन की स्थिति में कहाँ पर होगी, उसके लिए संतुलन की फर्म के लिए संतुलन की शर्तें क्या होगी या क्या है, उसके बारे में इस चित्र के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो OP कीमत है, और इस रेखा से ही हम सीधी आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये जो रेखा है, ये OP तो कीमत है, यहाँ इस बिंदु के माध्यम से प्राप्त कर लिया हमने, लेकिन ये रेखा जो आगे बढ़ी है, ये रेखा क्या है? ये रेखा है MR और AR और MR, यानी कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। इसके बारे में हमने इससे पूर्व के जो आगम वक्र है उसके अंतर्गत अध्ययन किया था और देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व प्राइस के बराबर होते हैं, क्योंकि प्राइस स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग द्वारा या उद्योग की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा एक बार कीमत निर्धारित हो जाती है, तो वो सभी फर्मों के लिए स्थिर हो जाती है, अल्पकाल के लिए स्थिर हो जाती है। दीर्घकाल में यदि कोई परिवर्तन होता है तो फिर दीर्घकाल में मांग और पूर्ति दोनों मिलकर तय करते हैं, लेकिन जब स्थिर हो गई तो उस स्थिर कीमत पर सभी फर्मों को अपना उत्पादन करना होता है। तो जब स्थिर हो गई तो 1 इकाई बेचने के लिए भी कीमत वही है, और 50 इकाई बेचने पर भी वही है, और 100 इकाई बेचने पर भी कीमत वही है। तो ऐसी स्थिति में कीमत इस उत्पादन पर भी वही है, इस उत्पादन पर भी वही है, और इस पर भी वही है। जितना भी उत्पादन किया जाए कीमत स्थिर है। तो जब कीमत स्थिर है तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाला आगम भी कीमत के बराबर होगा या स्थिर होगा। तो प्रत्येक इस इकाई से प्राप्त होने वाली आय AR कहलाती है, एवरेज रेवेन्यू। इसी तरह से जब टोटल रेवेन्यू में जो वृद्धि होती है प्रत्येक अगली इकाई के बेचने से, वो कीमत के बराबर होगी। क्यों? और कीमत स्थिर है, तो कीमत स्थिर है तो पहले जितनी प्राप्त हुई थी कीमत उतनी ही अगली इकाई बेचने से प्राप्त हुई है। तो जो अंतर आएगा वो समान अंतर आएगा, और वो समान अंतर आएगा इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी कीमत के बराबर ही होगा। इस कारण से P, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों ही बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम यहाँ बता सकते हैं कि ये जो P है, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, ये तीनों ही बराबर होते हैं। इसलिए ये जो
लाइन है, ये वक्र है ARMR का, और ये प्राइस से शुरू होकर आगे बढ़ता हुआ होता है, पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के समानांतर आगे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि कीमत स्थिर है इस कारण से, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ऐसा पाया जाता है। और ये भी बताना चाहूँगा मैं, जो पहले बता चुका था, कि एवरेज रेवेन्यू कर्व ही किसी भी फर्म के लिए डिमांड कर्व होता है। तो डिमांड कर्व भी यही है। तो यहाँ पे हो गया P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D, यानी डिमांड कर्व। तो फर्म के लिए मांग वक्र भी यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और संतुलन की बात करते हैं कि ये रेखा कैसे हुई, इसके बारे में मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। ये SMC है, यानी कि शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट। चूंकि अल्पकाल के अंतर्गत की बात करते हैं तो शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि यह है ये इस जगह हम ये बात करेंगे कि ये मार्जिनल कोस्ट, ये केवल ये अल्पकाल भी हो सकता है और दीर्घकाल भी हो सकता है। तो यदि यदि इस जगह हम ये सोच लें कि यह अल्पकाल नहीं है न दीर्घकाल है, हम एक सामान्य की बात कर रहे हैं, तो ये मार्जिनल कोस्ट की जो वक्र है, तो मार्जिनल कोस्ट जो है वो पहले नीचे गिरता है और उसके बाद में ऊपर चढ़ता हुआ होता है। तो ऐसे स्थिति में जो संतुलन की शर्त होती है वो होती है MR इज इक्वल टू MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कोस्ट के बराबर जहाँ पे होता है वही बिंदु संतुलन का बिंदु होता है। ये पहली शर्त है, यानी या MC इज इक्वल टू MR कर दीजिए, एक ही बात है, MC इज इक्वल टू MR या MR इज इक्वल टू MC। तो ये पहली शर्त तो ये हुई है। तो ये दो बिंदु है, एक तो F बिंदु है यहाँ पे और एक E बिंदु यहाँ पे है। तो संतुलन F बिंदु पर होगा या E बिंदु पर होगा, इसके लिए एक दूसरी शर्त और है। जहां पर MR और MC दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पे MC नीचे गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, MC ऊपर चढ़ता हुआ होना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि लागत, यदि नीचे गिरता हुआ है इसका मतलब है लागतें अभी और नीचे जाने की संभावना है, इसलिए नीचे जाती हुई लागत पर कोई भी उत्पादक अपना उत्पादन रोकेगा नहीं। लेकिन जब ऊपर चढ़ रही होती है तो एक बिंदु के बाद वो उत्पादक अपने उत्पादन को रोक लेता है, क्योंकि प्रत्येक अगली इकाई के उत्पादन में जो लागत आ रही है उससे उसी इकाई को बेचने पर जो आय प्राप्त होगी वो उससे भी कम होती है। तो उत्पादक उत्पादन को रोकने के लिए रोकने लग जाता है या रोकने की दिशा में अपने कदम उठाने लगता है। तो जो ऊपर चढ़ती हुई MC है और MR के बराबर होती है वह बिंदु संतुलन का बिंदु होगा। यानी संतुलन की दो शर्तें हैं, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कोस्ट कर्व मूव अहेड टू टॉप, यानी कि मार्जिनल कोस्ट कर्व जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ MR को काटे, तो वो E बिंदु है ये वाला जो संतुलन का होगा। संतुलन के दोनों शर्तें E बिंदु पर पूरी हो रही है, इसलिए संतुलन E बिंदु पर है। और इसी बिंदु से चूंकि पहले से कीमत का निर्धारण हो चुका है तो अब जो है किसका निर्धारण करना है, अब हमें करना है क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी का निर्धारण इस फर्म के द्वारा OM तक क्वांटिटी की जाएगी। ऐसा हम इस पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ऐसा फर्म के संतुलन और क्वांटिटी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और इस चित्र की तरफ मैं आता हूँ पुनः, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी चित्र को साथ में आगे बढ़ते हुए कि अभी तो हमने इस चित्र के माध्यम से तो केवल संतुलन कहाँ होगा उसके बारे में बात करी है। अब क्या फर्म लाभ या हानि की स्थिति में होगी तो कैसे निर्धारित होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम अगले जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत बात करेंगे। दूसरा जो बी चित्र है इसमें एक्स एक्सिस पर फर्म के संतुलन की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत क्वांटिटी ली गई है और प्राइस और कोस्ट कर्व्स और रेवेन्यू कर्व्स जो है वो वाई एक्सिस पे लिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इस बी चित्र में पी जो प्राइस पहले से उद्योग के द्वारा तय होती है वही प्राइस जो है वो आगे बढ़ जाती है आगे, यानी कि यहाँ होती है OP कीमत होती है, लेकिन P MR और AR तीनों बराबर होते हैं जैसे मैंने बताया, इसलिए यह एक सीधी पड़ी हुई रेखा होती है। और इस तरह से P AR MR तीनों बराबर है और AR ही डिमांड कर्व होता है। और संतुलन की शर्त के अनुसार मार्जिनल कोस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर चढ़ते हुए काटे वो बिंदु संतुलन का होता है। तो ये बिंदु जो है वो संतुलन का बिंदु है। और इस बिंदु पर हम जब एक्स एक्सिस पर एक लंब डालते हैं और जो बिंदु प्राप्त होता है वह फर्म की उत्पत्ति की मात्रा को तय करता है कि इस
कुल उद्योग में इस फर्म द्वारा इतनी मात्रा उत्पादित की जाएगी या उतनी मात्रा बेची जाएगी। ये तो हो गया क्वांटिटी का निर्धारण। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या फर्म संतुलन की स्थिति में, हानि की स्थिति में या लाभ की स्थिति में। तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के माध्यम से हम इसकी गणना कर सकते हैं। और यहाँ पे सामान्य लाभ की स्थिति है, यानी कि न लाभ है न हानि की स्थिति है। क्यों? क्योंकि संतुलन का बिंदु जहाँ पर है वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का दोनों समान है। इसलिए इससे आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।